औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है डेरिवेशन ऑफ बोहर रेडियस। ठीक है, और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम पे, क्योंकि बोहर थ्योरी एप्लीकेबल थी हाइड्रोजन एटम के लिए और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन है, बुक्स में इसी तरह लिखा होता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ये मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा हम इसको इलाबोरेट करें ताकि आपका कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो जाए और फिर आपको इसके मतलब वो इतने सारे प्रैक्टिस ना करने पड़े। और एंड में हम इसके हवाले से फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन है किस चीज़ की। मैथमेटिकल डेरिवेशन है बोहर रेडियस की। किस चीज की मैथमेटिकल डेरिवेशन है? बोहर रेडियस की। इस पे कभी कभार इस तरह के भी आ जाता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, और कभी कभार वो इस तरह भी लिख लेते हैं कि बोहर रेडियस। तो अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मकसद सेम ही है। तो पहले हम एक सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सिंगल एटम है। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें हमारे पास ये बेसिकली है न्यूक्लियस। आप भी कहेंगे कि सर बच्चों की तरह वो पढ़ाते हैं, ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस है, लेकिन मैं जिस चीज की तरफ आना चाहता हूं तो आप उसका थोड़ा सा वेट करें। इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अब यहां पे सपोज हम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना है मास। क्या है? मास। और इसकी है वेलोसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम डिनोट करते हैं जी से। जी क्या है? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ई प्लस ये क्या है? तो ई प्लस हमारे पास है चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं जी ई प्लस। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। लिहाजा ये हमारा हो गया है न्यूक्लियस, और वी कैन से कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब ये जो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल है, तो ये फर्स्ट शेल का हमारे पास आ जाता है रेडियस। क्या आ जाता है? रेडियस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में इस तरह एक सर्कुलर बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है, तो एक फोर्स होता है उसको इस शेप से निकालने के लिए, कैरी अवे करने के लिए। अगर आपने कभी मतलब एक्सपेरिमेंट किया हो कि एक रस्सी के साथ आप पत्थर बांध या कोई भारी चीज बांध दे, ठीक है, और उसको मतलब ये कि लेट्स सपोज 1 मीटर की रस्सी आपने ली और इसको अब इस तरह रोटेशन शुरू करे, तो ये पत्थर बाहर जाना चाहता है, इस सर्कल से निकलना चाहता है। जिस तरह स्टार्स सन के अराउंड में सर्कल करते हैं, रोटेशन करते हैं, और वो वहां से निकलना चाहते हैं। ठीक है, इस फोर्स को द फोर्स विच ट्राई टू फ्लाई अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द shell is called what? Centrifugal force. क्या है? Centrifugal force, जो कि मास, वेलोसिटी और रेडियस इसके बराबर होता है। और एक वो फोर्स होता है जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
आर कूलम्बिक फोर्स, क्या कूलम्बिक फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम कहते हैं। और इसको हम एफ सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, क्या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। कूलम लॉ के मुताबिक फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा आ जाता है बॉडी के जहां पे ये सारा कुछ हो रहा होता है। क्या है, ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो हमारे पास एफ सेंट्रीफ्यूगल ये बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के। किस चीज के, एम वी स्क्वायर बाई आर के। ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल किसके बराबर होगा, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास बराबर होगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर। बेस से में पावर ऐड हो रहेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है सेंट्रीफ्यूगल, क्या सेंट्रीफ्यूगल। तो एक हमारा ये फोर्स आ गया और एक हमारा ये फोर्स आ गया। आप फिर इसको वो इक्वेशन 1 और 2 वाला मतलब आप इसको कर सकते हो कि ये हमारा इक्वेशन सपोज करते हैं कि 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहें, जो कि वी विश कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहें, सो यहां पे हम एक नोट लिख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन विल ओनली revolve in the shell if the centripetal and centrifugal forces are equal, तो तब ये इस शेल में रहेगा। सो इट मीन कि हमारे पास F centripetal should be equal to F centrifugal, तब ये इस सिस्टम में रहेंगे कि F centripetal is equal to F centrifugal। तो F centripetal हमारे पास क्या है, mv square divided by r and that is equal to g e square divided by 4 pi epsilon naught r square। अब हम ये सारा किस्सा किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम ये सारा किस्सा कर रहे हैं आर के लिए, लिहाजा ये यहां पे स्क्वायर के साथ क्रॉस हो गए। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बजाय से कि हम इसको फर्दर बच्चों की तरह और स्टेप्स करवाएं, आपको पता है कि ये स्टेप किस तरह सॉल्व होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एप्सिलॉन नॉट बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। इसको परमिटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट और परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी न्यूमेरिकल 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल एंड पर मीटर। ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की। किस चीज, एप्सिलॉन नॉट की। हम थोड़ा सा अब ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वहीं से हम फर्दर इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। होपफुली डायग्राम की हमें ऐसा सच जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम फर्दर स्टेप्स को उठा लेते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वेशन ये भी हम आगे लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम दोबारा अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाता है इक्वेशन नंबर 3। सिंप्लीफाई इक्वेशन 3 फॉर रेडियस। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा R will be equal to what? Z square divided by 4 pi epsilon naught mv square। ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम फिर मतलब ये है कि इसको स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 4 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने से मेरा मकसद ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे आपको एक चीज नजर आती है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। ठीक है, या वी कैन से कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका क्या मतलब है कि जितना मतलब यह है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास, जितना मतलब यह है कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन फॉर स्मॉल साइज एटम डिटर्मिनेशन ऑफ velocity is impossible according to this equation। तो रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है। लिहाजा यहां पे हम इस फैक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, वेलोसिटी वाले फैक्टर को। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग हेल्प ऑफ फोर्थ postulate ऑफ बोहर थ्योरी। हम बोहर थ्योरी के 4 पोस्टुलेट से हेल्प लेते हैं कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर बॉडी में मूव कर रहा है तो उसका अपना एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो हम उस पोस्टुलेट को यहां पे ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम वाला। क्या? एंगुलर मोमेंटम वाला। तो एंगुलर मोमेंटम mvr that is equal to nh over 2 pi, nh over 2 pi। so v is equal to nh over 2 pi mr। ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, और कहां पे पुट करें, तो हम इसको डायरेक्टली यहां पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को वहां पे पुट करें तो मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको अब समझ आ गई होगी इसकी कि R विल बी इक्वल टू, इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं कि z e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v की जगह हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? वैल्यू लगा लेंगे। तो किस तरह लगाएंगे? ये किसके बराबर है? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इन r स्क्वायर। सो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये हमने लगा लिया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को फर्दर आप सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? तो इसको सिंप्लीफाई आप
कि R विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास R बराबर हो जाएगा किस चीज के, तो R बराबर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, ये यहां पे क्रॉस करेंगे चीजों को और फिर इसको आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, हमारे पास ये बराबर हो जाएगा पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। ये हमारे पास इसके बराबर आ गया और ये हमारे पास है सिक्स्थ, क्या है सिक्स्थ। नाउ यहां पे लिख लें टेकिंग कांस्टेंट आउट। अब हम कांस्टेंट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव मीन कि हम कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा R विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, यहां नीचे आ जाएगा z, बाकी ये सारे कांस्टेंट है। आप देखें कि ये सारे कांस्टेंट है कि नहीं है, पाई m e स्क्वायर, ये अब कांस्टेंट आ गए। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिखवा देता हूं। देखें h स्क्वायर प्लांक कांस्टेंट है, क्या है प्लांक कांस्टेंट है, जो कि बराबर है 6.625 टू 10 raised to the power -34 जूल सेकंड, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.854 टू 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.106 है आई थिंक सो, 9.106 इंटू 10 raised to the power -31 kg, ये हमारे पास आ जाता है मास। फिर साथ में है हमारे पास पाई, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है 3.141, ये इसकी वैल्यू है। और फिर आ जाता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने आगे मेलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है, ये हमारे पास बराबर है 1.602 टू 10 raised to the power -19 कूलम, -19 कूलम। अब देख ले ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज की अगर आप कैलकुलेशन कर ले तो आपके पास क्या आ जाता है, तो चलो हम ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हम इसमें से निकाल लेते हैं फाइनल वैल्यू। क्या फाइनल वैल्यू हम इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा R विल बी इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर z, और ये हमारे पास बराबर किस चीज के हो जाएंगे, ये हमारे पास बराबर जो हो जाएंगे 0.529 इंटू 10 raised to the power -10 मीटर, इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मीटर क्या है, तो ये है यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको हम फर्दर यूनिट में भी काउंट कर सकते हैं। सो 10 raised to the power -10 दैट इज मीटर, किसके बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, किस चीज के 1 एंगस्ट्रॉम के, इसके बराबर थे। लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा कि R विल बी इक्वल टू n स्क्वायर बाई z 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है, फाइनल इक्वेशन आ जाता है। क्या जाता है, फाइनल इक्वेशन आ जाता है। अब हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करते हैं। किस चीज पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी आप हेडिंग दे दें, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में तो वी नो दैट कि हाइड्रोजन एटम का Z ये 1 है, एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो वो हमारे पास क्या है, इसका
वो 1 है। तो अगर ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंप्लीफाई हो जाता है कि R इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। इफ n इज इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा? सो R विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, दैट विल बी इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास n1 की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? n1 की वैल्यू आएगी। सपोज करें n इज इक्वल टू 2, तो चलो इसको R1 कर लेते हैं। R2 हमारे पास, तो 2 स्क्वायर 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2.41। क्या? 2.41 ऑंगस्ट्रॉम, 2.41 ऑंगस्ट्रॉम। If n is equal to 3, so R3 will be equal to 3 square into 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, that will be equal to what? कितनी वैल्यू आएगी? 4.8 ऑंगस्ट्रॉम, 4.8 ऑंगस्ट्रॉम। If n is equal to 4, तो R4 that will be equal to 4 square 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, that is equal to 8.4 ऑंगस्ट्रॉम। क्या? 8.4 ऑंगस्ट्रॉम। If n is equal to 5, तो R5 that will be equal to 5 square into 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, that is equal to 13.2 ऑंगस्ट्रॉम। क्या? 13.2 ऑंगस्ट्रॉम। अब देखें, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई n1, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई n2, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई n3, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई n4 और एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई n5। इट मीन कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट का डिस्टेंस है डिफरेंट न्यूक्लियस से। ठीक है कि हर ऑर्बिट का डिस्टेंस, लेकिन अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस सेकंड से कितना है? सेकंड ऑर्बिट से 4 टाइम्स। क्या है? 4 टाइम्स। सेकंड ऑर्बिट का, ठीक है, कितना है? ये 9 टाइम्स है। ठीक है, इस तरह मतलब 12 टाइम्स, 16 टाइम्स ये इंक्रीज हो रहा है। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं डिस्टेंस वाइज, तो R2 एंड R1 ये कम है किस चीज से? R3 एंड R2 से। ये कम है किस चीज से? R4 एंड R3 से। ठीक है, ये अगर मैं डिस्टेंस वाइज इनका लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह का सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है? सीरीज बन रहा है। अब अगर हम इस सारे को सम अप कर ले और हम डिस्टेंस निकालें, हम क्या निकालें? हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो हम हाइड्रोजन एक एटम बना लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट शेल इस्तेमाल कर लेते हैं और उन्हीं शेल्स पे हम ये वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। जो वैल्यूज अभी मैंने लिख ली, लेकिन जगह की वजह से मुझे मिटानी पड़ी, कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड दिस वन इज द फिफ्थ वन। ठीक है, ये n1, चलो हम ये चेंज कर लेते हैं तो आपको शायद नजर आ जाए। n1, n2, n3, n4, n5। अब आप डिस्टेंस लिखे, पहले का डिस्टेंस आ रहा था 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरे का डिस्टेंस कितना आ रहा था? दूसरे का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा था 2.41 ऑंगस्ट्रॉम। थर्ड का डिस्टेंस कितना आ रहा था? थर्ड का डिस्टेंस आ रहा था 4.8 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमारे पास फोर्थ का डिस्टेंस कितना आ रहा था? 8.4 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमारे पास फिफ्थ का कितना आ रहा था? 13.2 ऑंगस्ट्रॉम। सो ये हाइड्रोजन एटम
डिस्टेंस ऑफ ईच ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है कि हर एक ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना आ रहा है, और वी कैन से कि डिस्टेंस गेप्स ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस गेप्स ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हर एक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, हर एक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, लिहाजा ये डिस्टेंस, तो चूंकि ये बहुत तेरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, लिहाजा इसके लिए मतलब ये एक ही शेल तक इसका ये डिस्टेंस कारआमद है, बाकियों में ये इतना कोई पावरफुल एप्लीकेबल या एप्लीकेशन इसके नहीं है। लिहाजा यहां पे हम ये बात कर लेते हैं कि बोहर रेडियस और ये डायग्राम अगर आप एंड में ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपके पूरे मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो गाइज मैंने कोशिश की कि ये पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं, आपने कोशिश करनी कि ये एंड में आप इस डायग्राम को लाजिमी ड्रॉ करें। यही आपके पूरे मार्क्स की ज़मानत है कि अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो इट मीन कि आपको सारे शेल्स आपके कवर है और आपको रेडियस की समझ आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।